हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एमपी बोर्ड द्वारा जो आपके क्वेश्चन बैंक यानी जो आपके प्रश्न बैंक दिए गए थे, तो आज हम इस वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आपके इसी वीडियो में सभी यानी पूरे केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही आप सभी के मन में एक डाउट है कि इस जो प्रश्न बैंक है इससे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता है, तो आज इस वीडियो में इस डाउट का भी आपको क्लियर समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बस पूरा देखते रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को कृपया करके शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका सवाल होगा कि यह जो प्रश्न बैंक है इनसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कितने आखिरकार पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, तो उसमें लगभग प्रश्न बैंक से कितने नंबर का पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रश्न बैंक से पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसका जवाब है यस, यानी प्रश्न बैंक से काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी जो प्रश्न बैंक के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और आपका जैसे केमिस्ट्री का 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, आप केमिस्ट्री का 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपके लगभग 50 प्लस नंबर के क्वेश्चंस प्रश्न बैंक से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप प्रश्न बैंक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो फिर भी आप 50 प्लस या 45 से 50 के बीच में, कभी कभी बार तो 50 से 60 के बीच में भी ला सकते हो 70 में से। ठीक है, सोच सकते हो काफ़ी अच्छा आ जाता है इसमें से। ठीक है, पेपर इसमें से काफ़ी फंसता है। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जैसे प्रश्न बैंक में जो आपके प्रश्न बैंक दिए उसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है, लगभग आपके 200 प्रश्न होंगे। कितने हैं? 200 प्रश्न हैं। ठीक है, 200 प्रश्न है और 200 प्रश्नों में से हम कुछ प्रश्नों पर टिक लगवाएंगे, और जो आपके खंड बाई खंड हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे थे वो आपके लगातार चलते रहेंगे, नो टेंशन रहे। ठीक है, और यह तो हमने इसलिए दे दिए ताकि आप इनको भी अच्छे से याद कर लो। देखो, प्रश्न वही रहते हैं, प्रश्न वही रहते हैं, प्रश्न कोई अलग नहीं होता है, थोड़ी भाषा चेंज करके दे दी जाता है। ठीक है, और यानी मतलब कोई भी आपको अलग याद करने की नहीं है, हर बार बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न आते हैं और हर बार आते भी रहेंगे। ठीक है, यानी अगर आप पिछले 5 ईयर के पेपर भी सॉल्व कर लेते हो तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक के जो प्रश्न बैंक है उसके अपन देखते हैं कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें से। तो देखिए, ये जितने भी इसमें प्रश्न होंगे लगभग 193 या 195 प्रश्न है। तो यह जितने भी प्रश्न है वो सभी क्वेश्चन बैंक के हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यूनिट बाई यूनिट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला है अपना, ठोस कठोर क्यों होती है एवं इनका आयतन निश्चित क्यों होता है। तो यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा और डायरेक्ट मैं आपको टिक लगवा दूंगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उस पर मैं टिक लगवा दूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। दूसरा आपका झालक बिंदु क्या होती है। तीसरा आपका सोट की त्रुटि क्या है। देखिए, त्रुटि कह दे या फिर दोष कह दे, घुमा फिरा कर थोड़ी भाषा में चेंज कर दिया जाता है बस। सोट की दोष क्या है या फिर सोट की त्रुटि क्या है, इसका उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, इसमें थोड़ी भाषा अलग करके लिख दिए, उचित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करिए। तो इसमें क्या है, उदाहरण ही तो मांग रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, इकाई कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस पर टिक लगवाऊंगा वह मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्रिस्टल जालक किस बिंदु दोष, क्रिस्टल जालक बिंदु दोष क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और सातवां आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका निम्न को समझाइए, अंतराकाशी एफ केंद्र। ठीक है, तो यह भी आपका दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अपना 9, तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है। निम्न को समझाइए, लोह चुंबकी और अन्य चुंबकत्व। यह आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आप याद कर लें इनको। ठीक है, साधारण है, सिंपल है, सिंपल भाषा में। ठीक है, साधारण नमक कभी कभी रंगीन होने के स्थान पर पीला दिखता है, क्यों। जो अपना सादा नमक होता है वो कभी कभी रंगीन होने के स्थान पर पीला दिखता है, साधारण नमक क्यों। ठीक है, तो यह भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो जिन पर टिक लगा रहा हूँ खासकर आप उनको ध्यान देना, और जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं खंड बाई खंड, उनको तो आपको छोड़ने नहीं है। जैसे हम खंड बाई खंड आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के दे रहे हैं। फिजिक्स के आपके पार्ट 4 हमने दे दिए, यानी पार्ट 4 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दी है। केमिस्ट्री के चल रहे हैं, तो जिन प्रश्नों पर हम 3 स्टार लगवाते हैं उनको आप अच्छे से तैयार करते चले, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर जाओगे बोर्ड एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपके क्वेश्चंस हैं वो प्रश्न बैंक में नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न आपके मिल रहे हैं, जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी आपके, यानी सब आपकी बुक हो गई। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी बुक नहीं है, यानी सभी बुक का निचोड़ है। जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं वो सभी बुक का निचोड़ है एक तरीके का। ठीक है, यानी वह बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
अब देखिए ये आपका जो 13वां प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, अंक 3 में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, पहली यूनिट से 5 यूनिट तक आपको पता होगा कितने नंबर का आना है बोर्ड एग्जाम में। तीन प्रश्न आपके आने हैं 3 नंबर के और 2 प्रश्न आने हैं आपके 4 नंबर के। तो अब बस इस वीडियो में टिक लगवाता जाऊँगा जिससे आपको ज़्यादा समस्या ना हो। ठीक है, तो यह आपका मोस्ट प्रश्न है। और आयनिक ठोस द्रव अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं, क्यों, समझाइए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मोस्ट नहीं होगा उस पर मैं टिक नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ दो मोस्ट नहीं है तो। जब आप टिक वालों को याद कर ले उसके बाद बिना टिक वालों को भी याद कर सकती हो। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं आपसे कह रहा हूँ कि आप बिना टिक वालों को छोड़ दो। ठीक है, तो अगला आपका किसी दोषपूर्ण क्रिस्टलों को निम्न को समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अगला आपका कांच की पुरानी खिड़कियां तल पर मोटी क्यों हो जाती हैं, समझाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिक तो उसके कारण ऋणात्मक रिक्तता होती है, बेरंगीन होती है, इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। अगला आपका फ्रैंकल दोष, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। अब आपके यूनिट 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो इसमें 193 195 क्वेश्चन है। जो टिक टिक वाले प्रश्न होंगे ना वो आपके लगभग 100 या 120 प्रश्न बैठेंगे। ठीक है, आप गिन लेना आराम से। और संख्या गुणधर्म ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जाएं। स्थिरक्वास्तीय मिश्रण यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। परासरण दाब, परासरण एवं विसरण में अंतर लिखिए। अंतर तो आपको कोई भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अंतर आपको ज़्यादातर याद करने हैं, अंतर पूछे जाते हैं। अब देखिए यह तो प्रवाह हमने भी आपको दी थी, मूल प्रवाह पार्ट्स ऑफ मिलियन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अपवहन, इनको आप याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आदर्श एवं अनादर्श में विलयन, यह आपका रामबाण है। ठीक है, राउल्ट का नियम इसका गणितीय व्यंजक, आ सकता है बोर्ड एग्जाम, अच्छे से तैयार करके रखना। ठीक है, 3 नंबर में पूछा जाएगा। क्या कारण है कि ताप क्रम में वृद्धि से गैस जल में कम विलय होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना। 28वां प्रश्न, धनात्मक विचलन यानी वो आपके था ना, जो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए। ठीक है, तो यह आदर्श जो अनादर्श विलयन है उसके प्रकार है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसको आपको तैयार कर लेना अच्छे से। और हेनरी का नियम लिखिए, इसके अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है, और इसके विलेयता संबंधी जो कारक थे वो भी आपको याद कर लेने, इनके अनुप्रयोग और इसके कारक थे ना वो भी आपको याद कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही आ सकता है ये बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला आपका मोलर हिमांक अवनवन स्थिरांक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी। वन टॉप गुणांक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए असामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाष्प दाब में आपेक्षिक उन्नयन की सहायता से विलय व्यवहार कैसे ज्ञात किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपका निम्न को समझाइए, मोलरता, नॉर्मलता, ये आपको पता है, छोटी छोटी परिभाषाएं आप सभी ने याद करी होगी। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना। अब देखिए अगला आपका किशमिश पानी में फूल जाती है परंतु सांद्र शक्कर के घोल में सिकुड़ जाती है यानी छोटी हो जाती है, तो क्यों, इसका क्या कारण है। ठीक है, आपको बता देना है, सिंपल सा है। और ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लें। पराशर दाब एक अर्धसंख्यक गुण है, स्पष्ट कीजिए या फिर समझाइए, किसी प्रकार से आ सकता है। ठीक है, और आपका यह आपका न्यूमेरिकल है, इसमें पराशर दाब निकालना है। देखिए पराशर दाब जिसमें यानी पराशर दाब ज्ञात करने के लिए कह सकता है, आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूमेरिकल। पराशर दाब पर, नॉर्मल ताप पर, मोलरता पर, मोललता पर, यानी इन पर आ सकता है एक न्यूमेरिकल। ठीक है, फॉर्मलता पर, तो इनके आप फॉर्मूले याद करके रखे, बस वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो हम आपको बता देंगे। अभी एग्जाम के काफ़ी दिन रखे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। ठीक है, जब आप हमारे साथ हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बेझिझक याद करो। ठीक है, आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नो टेंशन रहें। ठीक है, बिना टेंशन के याद करें। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि इसमें से आएगा या नहीं आएगा, गोली मारो सबको, अच्छे से मेहनत करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। ठीक है, परिकलित हो गया, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सीधा सीधा हिंदी है, तो कैसे भी आ जाए आपको लिखना वही है जो आपको याद है। ठीक है, इसमें क्या है, गैल्वेनीकरण क्या है समझाइए। ठीक है, इसको आप कर लेना, 2 के तो नहीं आएगा, 3 नंबर में आ सकता है। और अगला है, धात्विक चालन में विद्युत अपघटनी चालक में अंतर लिखिए। अंतर तो आपको छोड़ना नहीं है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, अंतर आपको छोड़ना नहीं है। अंतर क्यों नहीं छोड़ना, बाई चांस आपको यह आ गया कि धात्विक चालन को समझाइए, तो जो आपने अंतर याद किए हैं धात्विक चालन के, वो आपको पूरे के पूरे लिख देने। बाई चांस यह आ गया विद्युत अपघटनी चालन क्या है, 2 प्रश्न याद होते हैं आपको अंतर में, यह बात ध्यान रखना, अंतर में हमेशा 2 प्रश्न आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, 2 प्रश्नों के आंसर याद हो जाते हैं। जैसे विद्युत चालन पूछ लिया तो आपको विद्युत चालन लिख देना, धात्विक चालन पूछना है, और विद्युत अपघटनी चालन पूछ रहा है तो आपको विद्युत अपघटनी चालन के जो पॉइंट थे वो लिख देना है बस। ठीक है, अंतर पूछ रहा है तो अंतर तो आपको याद ही है, लिख देना है। चलिए अगला है, आणविक चालकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक लगा देते जल्दी से जल्दी। ठीक है, और आपका यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, रामबाण है, यह रामबाण मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए विद्युत अपघटनी सेल किस प्रकार कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं,
ये आपका देख लीजिएगा। और आपका यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। विशिष्ट चालकता एवं शैलेश तरंग अंतर। अगला आप इसको छोड़िए, याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं तो सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आपको टिक लगवा रहा हूँ, ठीक है। इनको तो आपको छोड़ना नहीं है जिन पर टिक लग रहे हैं। तो फैराडे का नियम याद करना है, द्वितीय भी नियम याद कर लेना है। जो यह इसमें कहानी है कि प्रथम या द्वितीय, जो तो आपका ज़्यादातर जो है वो प्रथम मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर भी आपको द्वितीय याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, लोहे के दरवाजे और खिड़कियों पर जंग लग जाती है, जंग लगने की क्रियाविधि कैसे होती है? तो जंग का सिद्धांत है जो आपने याद किया है उसी को लिख देना है, ठीक है। और अगला अपना घड़ी एवं जिस समझ और परख पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन से देख लेना है, ठीक है। अगला अपना कोलरोस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, 4 नंबर का आएगा, ठीक है। 100% लिख के ले लो, या 4 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इनके 2 अनुप्रयोग आप अच्छे से तैयार कर लो कोई भी, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं आएगा, आपको दिए नहीं जाएंगे 2 अनुप्रयोग, वहाँ पर बस ऐसे कह दिया जाएगा कि कोलरोस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग या उपयोग लिखिए, ठीक है। चलिए यूनिट 4 के देखते हैं। यूनिट 4 में अंतर तो आपको किसी में नहीं छोड़ने हैं, बार बार कह रहा हूँ, अंतर तो इसमें से पूछा जाएगा यूनिट 4 से। अर्धसंख्यिक अभिक्रिया कोटि में अंतर, ठीक है। दर स्थिरांक की इकाई शून्य प्रथम व द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए कैसे निर्धारित करें, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अब देखिए दर एवं दर स्थिरांक में अंतर, एक आपका अर्धसंख्यिकता और अभिक्रिया की कोटि में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, अंतर। और दर एवं दर स्थिरांक में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह छदम एक अणुक अभिक्रिया क्या है, ठीक है, छदम लिखा है, ओके। और अगला आपका अभिक्रिया कोटि क्या है, विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या कीजिए। अगला आपका किसी अभिक्रिया वेग किस ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। और उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार बढ़ा देती है समझाइए, ठीक है। तो सक्रिय ऊर्जा क्या है, देली ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। या फिर इस प्रकार आ जाए कि सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, देली ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए, रिलेशन बताइए, ठीक है। तो आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहती है, ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। अगला है 3 नंबर में पूछा सकता है, याद कर लेना, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपका सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयतन अवकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। यह आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगला आपका क्या किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान शून्य हो सकता है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप बहुत ही सिंपल अगर आप मन से याद करते हो, ठीक है, समझते हो, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला आपका आरएनएस का समीकरण को सीधी रेखा समीकरण के रूप में लिखिए, इस समीकरण के ग्राफ का ढाल क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरा भी यह आपका रामबाण है, ठीक है, यह आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है यह भी, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, यह आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है यह भी, ठीक है। यह भी प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी बार बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए आपका न्यूमेरिकल आ गया अर्धायु काल पर सॉरी वो प्रथम कोटि अभिक्रिया पर है, और अर्धायु काल पर भी आपको पूछ सकता है न्यूमेरिकल एक। चलिए अगला देखते हैं अपना यूनिट 5 की देख लेते हैं। यूनिट 5 में आपके जल्दी से टिक लगा देते हैं, अवशोषण अवशोषण अंतर, हार्डी सूल्य का नियम, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, इसकी उत्प्रेरक क्रियाविधि को संक्षेप में लिखिए। द्रव स्नेही विरोधी कोलाइड में अंतर, पाइसीकरण क्या है, जिस पर टिक लगवा रहा हूँ उनको आपको लिखकर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, ठीक है। जो टिक वाले प्रश्न है उसको आपको याद करते चलना है आराम से, ठीक है। ब्राउनी गति क्या है, स्वर्ण संख्या क्या है, जो हम आपको खंड बाई खंड प्रश्न दे रहे हैं, जो इसमें हम आपको टिक लगवा रहे हैं वो तो आपको मिलेंगे उसमें खंड बाई खंड में, और लेकिन उसमें आपको 3 स्टार वाले मिल जाएंगे, और भी कुछ अलग प्रश्न मिल जाएंगे जो इसमें नहीं दिए हैं, ठीक है। तो विद्युत कण संचलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमने दे दिया आपको भी, ठीक है, ये हमने आपको पहले ही दे दिए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने आपको खंड 1 में जो पार्ट 1 आपका आया था उसमें ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। उसमें हमने आपको अंक 3 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो उसमें छोटे छोटे वाले प्रश्न थे। अब जो अगला आपका पार्ट 2 आएगा केमिस्ट्री का, उसमें आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो को रोजाना देख रहे हो, उनको याद कर रहे हो जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, काफ़ी अच्छा, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी अच्छा, ठीक है। यूनिट 7 के देख लीजिएगा, यूनिट 7 में थोड़ी दिक्कत है, सल्फ्यूरिक अम्ल फास्फीन दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और आपका यहाँ पर चलिए और आपका यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका यहाँ पर, चलिए अब देखिए इन दोनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है, इन दोनों को। और अमोनिया के हेबर विधि को आप याद कर लें, ठीक है, अच्छा है, प्रश्न आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और अपना है समुद्री गोताखोर, यह 3 नंबर में पूछा सकता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। और चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अपना अम्लराज क्या है, इसके उपयोग लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। अंतर हैलोजन यौगिक की अपेक्षा क्रियाशील होती है, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे इससे 4 नंबर का ही पूछा जाएगा इस यूनिट से, 7 यूनिट से।
सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों में से आपको एक देखने को मिल सकता है 4 नंबर का। चलिए यूनिट 8 से देखते हैं। तो पहला तो आपका है ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कोई नहीं रोक सकता आने से। अगला आपका लेंथेनाइट संकुचन क्या है, और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में आपका अंतर और होगा मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये आपका डी ब्लॉक ए ब्लॉक में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपका लेंथेनाइट एक्टिनाइट में और होगा ये रहा। ये डी ब्लॉक ए ब्लॉक में अंतर लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, इन दोनों में से आपको एक 100% मिलेगा देखने को 4 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर आपको लेंथेनाइट संकुचन मिल जाएगा, इनमें से आपको देखने को मिल ही जाती है, हर साल मिलती है, ठीक है। इसमें लिखा है लेंथेनाइट एक्टिनाइट की तुलना कीजिए, तो तुलना आपको कर देनी है, अंतर लिख देने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपना, इसमें आपको और कुछ नहीं याद कर लेने हैं, जो हम टिक लगवा रहे हैं उनको पहले याद करने हैं, ठीक है। लेंथेनाइट को पृथक करना कठिन है, क्यों, इसको आपको याद कर लेना है। और इसमें चलिए आगे देखते हैं, इसमें इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये डी ब्लॉक ए ब्लॉक फिर आ गया, इसको आप देख लेना, ठीक है। पोटेशियम यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है 4 नंबर में। अगला देखते हैं यूनिट 9 के। तो इसके आप IUPAC नाम लिख देना, ठीक है। तो IUPAC नाम आपके 100% आएंगे 3 नंबर के, कोई भी नाम पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें 3 दिए तो इनमें से पूछ ले जाएंगे, कोई भी नाम पूछ सकता है, आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें से अगला आपका द्विक लवण संकुल लवण में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिगेंड क्या है, ठीक है, यह भी कीलेट क्या है, और कार्बधातुक यौगिक किससे कहते हैं, उपसंयोजी यौगिक, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। टिक लगा देता हूँ, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। EN क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नंबर आपको ज्ञात करने के लिए भी कह सकता है, जायसे लवण की परिभाषा, ठीक है। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उस पर मैं आपको टिक लगा रहा हूँ जल्दी से। 144वां प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखते हैं आपका, अगला आपका देखते हैं जल्दी से। तो देखिए इसमें आपका फेरोसिन, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, फेरोसिन की संरचना समझाइए, ठीक है, आ सकता है यह, जैसे लवण फेरोसिन की संरचना साथ साथ आ सकती है। यूनिट 10 की देख लेते हैं। यूनिट 10 में आपका कौन सा है, यह सभी रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड अपक्रिया, कार्बोलैमिन अपक्रिया, रीमर टीमेन अपक्रिया, ठीक है। निम्नलिखित अपक्रिया को समझाइए। आइडोफॉर्म फीडर क्राफ्ट, इन यानी जो 5 अपक्रियाएं थी जो पहले ऊपर कट गई, वोट्स वगैरह, तो इनमें से आपको 3 देखने को मिल सकती है। हुंसडीगर आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए जितनी भी रिएक्शंस कट गई उनमें से आपको 3 नंबर का तो या फिर 4 नंबर का तो रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 4 या 3 इनमें से दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। विलोपन अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है इस साल के लिए। फ्रीऑन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्रीऑन आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका एल्कोहल द्वारा आइडोफॉर्म बनाने की, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अच्छे से तैयार कर लें। एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाने की, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विधि तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, विधि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, तो यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं अपना, यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। S1 एवं SN2 में अपक्रिया में अंतर लिखिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंक 4 में पूछा सकता है। यह आपके फिर आएगा IUPAC नाम, ठीक है, इनको आपको लिख देना है, या ये आपको सीखना है, ठीक है। सीख जाओगे तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला अपन देखते हैं। अगला इसमें तो कोई नहीं है मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ, यह आपके सभी जितने भी इसमें दिए हैं वो सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, सभी। चलिए यूनिट 11 के देखते हैं। तो आपका यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। एल्कोहल एवं डाईएथिल ईथर को पहचानेंगे कैसे, फिनॉल और एल्कोहल में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपका यह विक्टर मेयर विधि, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद की विक्टर मेयर विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामबाण है, ब्रह्मास्त्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, 4 नंबर का पक्का है, ठीक है। और आपका प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल में बिंदुओं में अंतर लिखना, ठीक है, उसमें विक्टर मेयर के द्वारा लिखनी था इसमें, ठीक है, इसके द्वारा ऑक्सीकरण और हाइड्रोजनीकरण करना है, ठीक है। और यह आपके तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। विलियमसन संश्लेषण, कॉल्बी श्मिट अपक्रिया, डाईएथिल ईथर की HIML के साथ क्रिया, ठीक है। तो एल्कोहल की अपेक्षा फिनोल अधिक अम्लीय होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंक 3 में आ सकता है। डाईएथिल ईथर बनाने की विधि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से तैयार कर ले। जिन पर टिक लगवा रहा हूँ उनको तो आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी यूनिट से पूछे जा सकते हैं प्रश्न, कोई ऐसा डिसाइड नहीं है कि इसी यूनिट से पूछे जाएंगे। एक यूनिट से आपके 3 नंबर के पूछ ले या एक यूनिट से आपके 4 नंबर के पूछ ले, इसलिए आपको रिस्क नहीं लेनी है, सभी प्रश्न याद करने हैं जो टिक लगवा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं आपका, तो यह थे आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट और विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपन देखते हैं, अगला अपना है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लोरोफॉर्म से जितनी भी रिएक्शन थी, क्लोरोफॉर्म से, इसमें शायद दी नहीं है, क्लोरोफॉर्म से हम आपको देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल आती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इस साल भी आएंगी। तो दोस्तों यह थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर यहाँ पर आप देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों में से आपको एक 4 नंबर का देखने को मिल सकता है। आप देखिए यहाँ इसमें क्या होगा, इसमें यूनिट 12 तक ही अभी दिए हैं प्रश्न बैंक में, ठीक है, यानी आपकी यूनिट 13, यूनिट 14, यूनिट 15 तो आपकी हटा दी गई है, ठीक है, और यूनिट 16, इनके 3 यूनिट के आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं।
वो हम आपको खंड वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें कंप्लीट करवा देंगे। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें और अच्छे से मेहनत करें यार।